Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. Which of the following compounds does not exhibit position isomerism? इनमें से कौन सा कंपाउंड पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं करता? देखिए, पोजीशन आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप है और इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अब वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। अब देखें, अल्फ़ा पे है अल्काइंस, ये दो अल्काइन दे दिए। अब इनमें देखें, पहला जो अल्काइन है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है, जबकि जो दूसरा अल्काइन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन किस वजह से? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से। तो ये शो करेंगे पोजीशनल आइसोमरिज्म। बीटा नाइट्रो अल्केन्स, देखिए ये दो नाइट्रो अल्केन्स हैं। पहले में नाइट्रो अल्केन में 1 नाइट्रो प्रोपेन है, दूसरे नाइट्रो अल्केन में ये 2 नाइट्रो प्रोपेन है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और वो किस वजह से? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से। तो ये भी पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। चार्ली कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम देंगे तो उसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो बाकी तमाम इस तरह के फंक्शन ग्रुप में नंबर 1 पे ही आता है। इसके मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो ही नहीं सकती। तो ये कभी भी क्या नहीं शो करेगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आंसर चार्ली। डेल्टा पे हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अब देखिए, ये हमारे पास दो अल्कोहल दिए हुए हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पहले में ये 1 ब्यूटेनोल है, जबकि दूसरे में ये हमारे पास 2 ब्यूटेनोल है। अब दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन किस वजह से? इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से। तो ये भी पोजीशन आइसोमरिज्म शो करता है। तो आंसर चार्ली। इन एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक KOH इज यूज्ड। भाई, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि OH माइनस इन दिस केस विल एक्ट एज, OH माइनस किसके तौर पे बिहेव करेगा? देखिए, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अगर हम इस एलिमिनेशन रिएक्शन को गौर से देखें तो अल्फ़ा जो कार्बन है उसके साथ हैलोजन है और बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, और जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में OH माइनस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन, जिसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, उस पर अटैक करेगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर। तो देखिए, ये H चूँकि बॉन्ड दे रहा है तो H प्लस है, और H प्लस होता है एसिड। तो OH माइनस जब एसिड पे अटैक करेगा तो वो खुद एक्ट कर रहा होगा एज आ बेस। तो आंसर चार्ली। Ethyne can be identified by treating with ammonical cuprous chloride or ammonical silver nitrate. Which of the following will also give this test? देखिए, इथाइन जो है वो एक टर्मिनल अल्काइन होता है जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। अब जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन हो वो अल्काइन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ किसी न किसी कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। जैसे यही इथाइन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनाएगा, जबकि सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्योंकि इनमें ट्रिपल बॉन्डेड C के साथ क्या मौजूद है? हाइड्रोजन, और ये क्या होता है? एसिडिक। अब सवाल ये है कि इनमें से और कौन सा अल्काइन ये टेस्ट देगा? अल्फा पे है इथीन। अब इथीन तो अल्काइन ही नहीं है, तो इसका तो किसी तरह सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि बीटा, चार्ली और डेल्टा अल्काइन है। अब अल्काइन दो किस्म के होते हैं। एक होता है टर्मिनल अल्काइन, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कार्बन नंबर 1 पर होता है। अगर कार्बन नंबर 1 पे होगा तो ट्रिपल बॉन्डेड C के साथ H होगा, जो कि एसिडिक H होता है, तो वो ये टेस्ट देंगे। जबकि दूसरे हमारे पास अल्काइन होते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनल अल्काइन। ये वो अल्काइन होते हैं जिसमें कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी भी कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। मतलब इनमें जो ट्रिपल बॉन्डेड C होगा उसके साथ डायरेक्टली H अटैच नहीं होगा,
यानी एसिडिक H ही नहीं होगा, तो फिर वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। अब देखें चूंकि बीटा पे 1 ब्यूटाइन, तो इसमें ये एसिडिक H मौजूद है, तो ये टेस्ट देगा। जबकि चार्ली 2 ब्यूटाइन है, ये स्ट्रक्चर है, और डेल्टा 2 पेंटाइन है, ये स्ट्रक्चर है। इनमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई एसिडिक H नहीं है, तो वो ये टेस्ट नहीं देंगे, तो फिर आंसर बीटा। अल्केनोइक एसिड एंड अल्काइल अल्केनोएट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आर कौन से आइसोमर्स हैं? देखिए नाम से ही जाहिर है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोक्सिल ग्रुप है, और दूसरा एस्टर है या उसमें एस्टर लिंकेज फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब दोनों में क्या फ़र्क है? फंक्शनल ग्रुप का। जैसा कि देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कंपाउंड है ब्यूटायरिक एसिड, दूसरा है इथाइल एसीटेट। अब दोनों में फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है। इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें कौन सा है? एस्टर। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो किस वजह से इनमें फ़र्क है? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो आंसर चार्ली। द नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इसका हमने नाम देना है। देखें इस कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हमें नज़र आ रहा है और डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है। अब याद रखें कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जब आ जाएं एक ही कंपाउंड में, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उनकी पोजीशन सेम आती है या डिफरेंट। अब लेफ़्ट से अगर हम नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, और राइट से करें तो डबल बॉन्ड 1 पे है। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो तो प्रेफरेंस इज़ गिवन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो फिर यहाँ से नंबरिंग होगी 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। 5 का मतलब है पेंट का नाम होगा, सब में दिया हुआ है। अब ईन जो है वो 1 पे होगा, जबकि आप देखें चार्ली में 2 पे दिया हुआ ईन गलत है, बीटा में 4 पे है और डेल्टा में भी 4 पे है। तो फिर पक्की बात है आंसर अल्फा, यानी 1 पेंट इन और 4 आइन। और इम्पॉर्टेंट बात, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हों तो जो अल्कीन का ENE होता है उसका E आम तौर पे रिमूव कर देते हैं, यानी 1 पेंट इन 4 आइन। तो आंसर अल्फा। प्रोपेगेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस बाय द, देखिए प्रोपेगेशन में आपने ना एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी प्रोपेगेशन होगी तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल अगर नहीं है तो हैलोजन फ्री रेडिकल होगा, जबकि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है उसका जो भी हिस्सा है अगर वो फ्री रेडिकल है तो हैलोजन फ्री रेडिकल नहीं होगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हमेशा याद रखना है जब भी ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है यानी अल्केन वाला, उसमें बॉन्ड टूटेगा तो C और H का टूटेगा, और जब भी बॉन्ड बनेगा ना तो वो C और हैलोजन का बनेगा। जैसे कि देखें यहाँ पे मीथेन है, ये रेडिकल नहीं है, तो क्लोरीन क्या है? रेडिकल है। अब इस बॉन्ड की होगी होमोलिटिक फिशन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा एक इधर और ये इधर आ गया। अब देखिए H और Cl में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बन गया, जबकि C पे रेडिकल बन गया। अब ये देखिए अल्कीन वाला या ऑर्गेनिक वाला रेडिकल है तो क्लोरीन रेडिकल नहीं होगा। अब बॉन्ड देखिए बनेगा तो कार्बन और हैलोजन का, समझ आ गई। और जब भी अल्कीन वाले पोर्शन में बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, जैसा कि हमने पहले देख लिया। तो इसको कहते हैं प्रोपेगेशन। अब पहले में कहा हुआ है रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल विद फ्री रेडिकल, ये टर्मिनेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ 2 फ्री रेडिकल, ये इनिशिएशन में होता है। कंजम्पशन एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ अनदर फ्री रेडिकल। आप देखो ये वाला फ्री रेडिकल यूज़ हो रहा है और एक नया फ्री रेडिकल बन रहा है, फिर देखिए ये रेडिकल यूज़ हो रहा है और एक नया फ्री रेडिकल बन रहा है, तो बिल्कुल ये सही लगता है। डेल्टा पे रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल बिल्कुल गलत, मॉलिक्यूल का प्रोपेगेशन स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। देखिए अगर अल्कीन हो तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की हमारे पास एक शर्त है। शर्त यह है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो कोई भी मर्जी है, तो किसी भी एक कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पे 2 सेम ग्रुप हो जाएंगे तो वो सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा।
अब देखें जो अल्फ़ा ऑप्शन है हमारे पास, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला जो सी है इसके साथ एक एच है एक बी आर, इसी तरह ये सी है एच और बी आर दोनों डिफरेंट ग्रुप में हर सी के साथ, तो ये शो करेगा बीटा इस सी के साथ एच बी आर, फिर इस सी के साथ एच और सी एल डिफरेंट ग्रुप हो गया। चार्ली इस सी के साथ एक सी एच थ्री एक बी आर डिफरेंट, इस सी के साथ एक एच एक बी आर ये भी डिफरेंट है। डेल्टा में देखें ये जो डबल बॉन्डेड सी है इसके साथ इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो ये सेम ग्रुप आ गया, लिहाजा ये सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो आंसर डेल्टा। कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम विच डिस्क्राइब द एबिलिटी टू। अब कार्बन की कौन सी एबिलिटी को कैटिनेशन कहते हैं? देखें पहले कहता है बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, यानी कार्बन और कार्बन एटम से बॉन्ड बना ले। फिर जब कार्बन और कार्बन एटम से बॉन्ड बनाती चली जाए तो क्या बन जाती? चेन बन जाती, या बॉन्ड बनाते बनाते क्या बन जाता है? कोई ना कोई रिंग बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। जबकि बीटा में देखें फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब ये सी सी डबल बॉन्ड भी बनाता है, ये सी सी ट्रिपल बॉन्ड भी, लेकिन इस डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने को कैटिनेशन नहीं कहते। चार्ली पे बॉन्ड विद हेट्रोएटम, बिल्कुल ये हेट्रोएटम से बॉन्ड बनाता है, जैसे नाइट्राइल हैं, अल्कोहल हैं, ठीक है, या कोई और भी हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये कैटिनेशन की वजह नहीं है। डेल्टा पे बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन, जैसे देखें सी और एच का बॉन्ड है, ये सी डबल बॉन्डेड सी भी हो सकता था, ट्रिपल बॉन्डेड सी भी, और जैसा कि यहाँ सिंगल बॉन्डेड सी है, तो इसे भी कैटिनेशन नहीं कहते। तो कैटिनेशन क्या है? जब कार्बन और कार्बन एटम से बॉन्ड बना ले और बनाते हुए चेन्स या क्या बन जाए? रिंग्स, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। तो आंसर अल्फा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। देखिए फॉर्माइल ग्रुप है तो एल्डिहाइड्स में होता है और उनका आयोपैक नेम है अल्केनल, जैसे मेथनल, एथनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, बिल्कुल सही। बीटा कार्बोनाइल। अब जो एल्डिहाइड और कीटोन में जो ग्रुप होता है उसे जनरली कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, और जब वो कीटोन में हो तो उसे अल्केनोन कहते हैं, जैसे हम कहेंगे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन एंड सो ऑन। फिर है कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसमें होता है उसे ईथर नहीं कहते, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, तो ये गलत हो गया। डेल्टा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें होता है उसे अल्केनोल, जैसे मेथनॉल, एथनॉल एंड सो ऑन। तो आंसर चार्ली। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी सी बॉन्ड लेंथ्स इन बेंजीन, इथेन, इथाइन एंड एसिटाइलिन इज। देखें इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। सबसे पहले एक सी सी सिंगल बॉन्ड, फिर सी सी डबल बॉन्ड, सी सी ट्रिपल बॉन्ड। हम जानते हैं जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतना जो दोनों एटम होते हैं उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो आप देखें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सी सी सिंगल बॉन्ड की अल्केन में, फिर अल्कीन में कम है, अल्काइन में उससे भी कम है। जबकि बेंजीन में आप देखें दोनों कैक्यूल की स्ट्रक्चर है, जहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड है वहीं पे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लिहाजा इनकी जो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी होती है वो डबल और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी का एवरेज होती है। मसलन ये जो 1.54 एंगस्ट्रम है सिंगल बॉन्ड की और 1.34 एंगस्ट्रम है, अगर इसे जमा कर लें और 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा तकरीबन 1.397 एंगस्ट्रम, जो कि बेंजीन के अंदर सी सी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। तो अब देखें इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हुई? बेसिकली 2 की। अब 2 पे कौन है? अल्केन है। फिर कौन हुआ? 1 वाला यानी बेंजीन, जो कि एवरेज है डबल और सिंगल का। फिर कौन हुआ? नंबर 3 पे यानी अल्कीन, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ सी सी ट्रिपल बॉन्ड की। तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड FeBr3। देखिए यहाँ बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स हैं और बेंजीन है, हमने इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ। अब सबसे पहले तो बेंजीन है। बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की निस्बत कम होती है और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की निस्बत ज़्यादा होती है। अभी बाकियों से कंपेयर करते हैं तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। अब बीटा पे देखें नाइट्रोबेंजीन है। सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो नाइट्रो है जब ये जिस एन से रिंग से जुड़ा होता है वो आगे मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होता है या फिर इस पे प्लस चार्ज है,
तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। जबकि चार्ली पे टॉलवीन, टॉलवीन में जो मिथाइल है ये नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसकी वजह से आर्थो और पैरा पर देखें कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज, तो ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। डेल्टा पे दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, इसमें जो हैलोजन होता है इसके अंदर दो इफेक्ट हैं, एक रेजोनेंस इफेक्ट है जो पाई बॉन्ड के थ्रू वर्क करता है और तब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक है इंडक्टिव इफेक्ट जो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है और ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। तो इस तरह ये दोनों काम बैक वक्त करता है, लेकिन ऐसे समझें कि ये वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है तो ओवरऑल ये रिएक्टिविटी को बढ़ाता नहीं बल्कि कम कर देता है, यानी इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होगी, लेकिन बहरहाल नाइट्रोबेंजीन से फिर भी ज़्यादा ही होगी। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, टॉलवीन। अगर हमसे ऑर्डर पूछा जाता तो सबसे पहले टॉलवीन होता, फिर बेंजीन होता, फिर क्लोरोबेंजीन और सबसे आखिर में नाइट्रोबेंजीन। तो आंसर 4। ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका रिएक्शन है अल्कोहलिक KOH से, फिर B बनता है, उसका HBr से किया C बना, उसका सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर से रिएक्शन किया D बन गया। रिएक्शन सीक्वेंस है, कहता D क्या है। अब सबसे पहले हम देखें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ये इथाइल क्लोराइड बना दिया। जब आप इसका अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये बीटा एलिमिनेशन होगा, इथीन बन जाएगा, यानी जो बीटा पे है वो आपके पास इथीन है। फिर आप HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, एक तरफ H लगेगा एक तरफ Br, तो इथाइल ब्रोमाइड, तो ये हमारा क्या C है। अब C जिसे इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं, इसका जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, तो वर्ड सिंथेसिस होगी। अब ये C जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, Br पार्शियल नेगेटिव है। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन C को देगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। सेम ये C पार्शियल पॉजिटिव है और ये Br पार्शियल नेगेटिव है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, ये C पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब आप देखें कि ये भी इथाइल रेडिकल बन गया और ये भी इथाइल रेडिकल बन गया, क्योंकि सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब ये जुड़ेंगे आपस में तो आपके पास N ब्यूटेन बन जाएगा और Na भी प्लस हो गया, Br माइनस हो गया, तो 2 Na प्लस NaBr भी बन जाएंगे। तो अब D पे क्या चीज़ है, N ब्यूटेन, तो एक ही ऑप्शन है चार्ली। टॉलवीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट टू गिव। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखें अगर आप टॉलवीन का रिएक्शन ब्रोमीन से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये टॉलवीन का जो मिथाइल है उस पे रिएक्शन ना होता, बेंजीन रिंग पे होता और आर्थो और पैरा पे ब्रोमीन लग जाता। लेकिन चूंकि आपने UV लाइट इस्तेमाल की है तो ये UV लाइट जो होती है, ये जो अल्केन वाला पोर्शन है जो कि यहाँ मिथाइल है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो जैसे आम मीथेन का रिएक्शन होता है, हर दफ़ा अल्केन से एक H जाता है और ब्रोमीन से एक Br, तो HBr बनता जाता है। अब देखें इस C की जगह Br आ गया, अगली दफ़ा फिर एक और H की जगह Br आएगा और इसी तरह फिर एक और H की जगह Br, तो टोटल 3 H थे, तीनों रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला है इसे बेंजाइल ब्रोमाइड कहते हैं, दूसरे को बेंजल ब्रोमाइड और तीसरे को बेंजो ट्राई ब्रोमाइड। अब ऑप्शन में देखें, अल्फ़ा पे मेटा का जिक्र है, गलत हो गया, चार्ली पे आर्थो का जिक्र है, गलत हो गया, डेल्टा पे बेंजोइल का जिक्र है, ये भी गलत हो गया, तो आंसर बीटा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ये बेंजोइल क्या होता है। अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट किसी भी कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ हो तो इसका नाम है बेंजोइल। ये रिएक्शन दिया हुआ है, पूछा हुआ है अटैकिंग स्पीशी कौन सी है। देखिए अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे क्लोरीन जब FeCl3 से रिएक्ट करेगा तो FeCl3 जो कि कैटलिस्ट है Cl2 से जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये Cl बॉन्ड समेत ले जाएगा। तो लेफ़्ट वाले Cl पे पॉजिटिव और इस Cl पे नेगेटिव, जब ये नेगेटिव FeCl3 से मिलेगा तो FeCl4 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये जो Cl प्लस है पहले वीक इलेक्ट्रोफाइल था, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जबकि FeCl4 माइनस अब क्या है, बेस है। सबसे पहले देखिए बेंजीन,
जो कि बड़ा स्टेबल था। पहले वीक इलेक्ट्रोफाइल इससे रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, तो अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा। जैसे खींचेगा बेंजीनोनियम आयन बनेगा। अब FeCl4 माइनस बेस है, तो ये इस H पे अटैक करेगा, ये अपना बॉन्ड दे देगा। तो चूंकि ये H प्लस हो गया, तो इसीलिए हमने इसका नाम बेस रखा, क्योंकि बेस ये H प्लस पे अटैक करता है। तो इस तरह आपके पास बन गया क्लोरोबेंजीन। अब सवाल ये था कि अटैकिंग स्पीशी क्या है। तो भाई आप देखें ये बेंजीन पे कौन सी चीज़ अटैक कर रही है, Cl प्लस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो आंसर बीटा। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है। देखें, अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन, इसमें एक डबल बॉन्ड है। जब आप इसमें H2 ऐड करेंगे तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो -119.5 किलो जूल पर मोल होगी। अब ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्साडाइन। अब इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, अगर H2 डालेंगे तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे डबल होनी चाहिए, यानी तकरीबन जो बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए वो 239 किलो जूल पर मोल और माइनस में होनी चाहिए। लेकिन आप देखें ये उससे क्या है, थोड़ी सी कम है। इसका मतलब ये जितना स्टेबल होना चाहिए उससे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी होनी चाहिए उससे कम है। अब वजह क्या है, वजह है कॉन्जुगेशन, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड्स का होना। इसी तरह अगर हम कहते हैं जी बेंजीन है, उसमें जी 3 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड है। वैसे तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो इस -119.5 किलो जूल पर मोल का 3 गुना, यानी कि -358.5 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। लेकिन असल में है कितनी, तकरीबन -208 किलो जूल पर मोल, यानी जो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए उससे बहुत कम है। इसका मतलब इसे जितना स्टेबल होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल है। और असल में कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो फिर आंसर चार्ली। और इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, किसी भी कंपाउंड की जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा उतना वो ज़्यादा स्टेबल, या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम उतना वो ज़्यादा स्टेबल। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन गिव्स, टॉल्यूइन की ऑक्सीडेशन से क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं तो वो CH4 होता है और नेसेंट ऑक्सीजन आ जाता है। बस हमने उसके चौथे H की जगह क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि C और H में O का एडिशन होता है। तो देखिए इस तरह ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। और जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो ये H अपना बॉन्ड देता है और ये बॉन्ड लेता है, तो एक H प्लस है दूसरा H माइनस है, यानी H2 निकला है। O से मिलकर क्या बना देगा, वाटर। तो ये बन गया बेंज़ल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो C और H में O आता है, तो बन गया बेंजोइक एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनता है, मतलब बेंजीन पे कोई रिएक्शन नहीं होता, जो साइड अल्काइल चेन है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो आंसर अल्फा। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन CH इन बेंजीन रिंग इज। अब अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखें कि बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसकी कार्बन से जो कार्बन बॉन्डिंग बनती है, सिग्मा बॉन्डिंग, वो sp2 ओवरलैपिंग से, और कार्बन की जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है वो sp2 s ओवरलैपिंग से बनती है। तो पूछा ये हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड जो C और H के दरमियान होता है, तो जाहिर सी बात है 6 है। अगर हमसे पूछा जाए कि पाई बॉन्ड कितने हैं, तो जवाब याद रखें 3 नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं जवाब 6 होगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड असल में डीलोकलाइज्ड होता है और ये उसकी डीलोकलाइजेशन शो की हुई है। तो बहरहाल आंसर अल्फा। द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, किसकी एग्जाम्पल है भाई, अल्केन का जो रिएक्शन है, जैसे फ़र्ज़ किया क्लोरीन के साथ, तो सबसे पहले क्या होता है कि जी ओवरऑल रिएक्शन हो तो एक H की जगह क्या आएगा, Cl, तो बना CH3Cl और साथ HCl बन गया। इसमें इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, होमोलिटिक फिशन होती है और फ्री रेडिकल बन जाता है। प्रोपेगेशन में अभी बात की थी
कि एक हमारे पास अगर ऑर्गेनिक वाला फ्री रेडिकल नहीं है तो हैलोजन वाला फ्री रेडिकल होना चाहिए। और अब देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका एक तो बीच में बॉन्ड, अब एक इधर ही बचा है तो ये CH3 का रेडिकल बन जाएगा। अब ये CH3 का अगर रेडिकल है तो Cl2 रेडिकल नहीं है, तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इधर से इधर, तो इसका बॉन्ड बन जाएगा, जबकि Cl रेडिकल चला जाएगा। तो ये प्रोपेगेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, कोई से दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे और उससे न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड है। तो असल में बड़ी इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि इसमें ये जो अल्केन था, इससे H जो गया है वो रेडिकल की शक्ल में गया है, और उसी H की जगह जो Cl आया है वो भी रेडिकल की शक्ल में आया है। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आंसर चार्ली। साइक्लोअल्केन्स आर आल्सो नोन एज, अब साइक्लोअल्केन में सब के सब एक जैसे कार्बन होंगे तो इसीलिए उन्हें कहेंगे होमोसाइक्लिक। सब के सब कार्बन है, कार्बोसाइक्लिक। और एलिफ साइक्लिक का मतलब है होंगे एलिफेटिक जैसे, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, लेकिन क्या होगा, रिंग होगा, तो इसीलिए उनका नाम एली साइक्लिक भी है। तो आंसर डेल्टा। इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड ओनली, कि जब इथाइन मॉलिक्यूल बनता है तो दो कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड जब बनाते हैं तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है। देखें, इथाइन के अंदर दो कार्बन हैं और असल में दोनों के दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp sp ओवरलैपिंग से बनेगा। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड sp s ओवरलैपिंग से बनेगा, जबकि जो दो पाई बॉन्ड है, एक 2py1 2py1 जो कि पार्शियली फिल्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड है, उसकी पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा, और एक 2pz1 2pz1 की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा। अब चूंकि सिग्मा बॉन्ड पूछा हुआ है वो भी CC, तो आंसर बीटा। अब देखें इसमें और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो कौन सी हैं कि मिसाल के तौर पे इथाइन में हर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड। इथाइन में हर कार्बन का कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है, एक s होता है और एक px होता है। इसी तरह कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 होते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू अ कार्बन 2 होते हैं, जैसे अगर एक CC ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। ज्योमेट्री कौन सी होती है, लीनियर होती है। Ethene on polymerization gives the product polyethene. This reaction may be called as, अब देखें ये इथीन है, इथीन की जब पॉलीमराइजेशन होती है तो पॉलीइथीन बनता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखें, पहले CC डबल बॉन्ड है और बाद में CC सिंगल बॉन्ड है, तो जब भी बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाए तो उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आंसर अल्फा। लेकिन इसका पूरा मैकेनिज्म बोलेंगे तो ये फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो ये नाइट्रेशन की डेफिनेशन है। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड विद अ 1,1 मिक्सचर ऑफ, कौन सा मिक्सचर होता है भाई, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, और कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट होता है। तो आंसर अल्फा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एलाइड्स विद अल्कीन्स इज, अब हम जानते हैं कि जैसे कि HI है तो HI में I का साइज बड़ा है, तो HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम, आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, जबकि HCl में इन में से Cl का साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो रिएक्टिविटी कम है। तो फिर ऑर्डर क्या हुआ, डेल्टा। प्रोपाइन ऑन एडिशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग कैटलिस्ट H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया कोई अल्काइन है, जैसा कि ये 2 इंटरनल अल्काइन है, इनमें हम वाटर ऐड करते हैं, तो अब आप देखें जैसे कि ये C है और ये C है, दोनों में से किसी के साथ कोई H नहीं है, तो अब वाटर का OH इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, और फिर क्या होगा, टॉटोमरिज्म, उससे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। लेकिन देखें अगर इधर लगे तो 1 2 3 है,
और इधर लगे तो 1 2 3 है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम होगा। लेकिन एक और इंटरनल अल्काइन है जो कि अनसिमेट्रिकल है। इसमें क्या है कि अब देखिए फ़र्ज़ किया ये 1 ये 2 ये 3 4 और 5 है, तो अब अगर फ़र्ज़ किया ये 2 पे OH लगता है तो 2 वाला कीटोन बनेगा, और 3 पे लगता है तो 3 वाला कीटोन बनेगा। पहले इनोल ही बनेगा, बाद में टॉटोमरिज्म से ये बन जाएगा। 1 ब्यूटाइन है। अब क्या करता है, वाटर से रिएक्शन हुआ तो अब इसमें जैसे मार्कोनिकव्स रूल होता है वैसी एडिशन होगी। जैसे इस C के साथ एक H है जबकि इसके साथ कोई H नहीं है, तो जो OH होगा वो इधर लगेगा, इधर सिर्फ H लगेगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया इनोल। इसमें क्या होगा, टॉटोमरिज्म, और ये कीटोन बन जाएगा। मैकेनिज्म क्या है, एडिशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग कैटलिस्ट, जिसे H2SO4 या HgSO4 कहते हैं। देखिए सबसे पहले ये एक अल्काइन है, ये जो Hg है इसमें +2 है और इसमें 2 लोन पेयर भी हैं। अब ये लोन पेयर इस C पे अटैक करेगा जबकि ये पाई बॉन्ड Hg पे चला जाएगा। अब Hg ने एक पेयर दिया और एक पेयर लिया तो इसका चार्ज वैसे का वैसा, लेकिन ये इधर से इस C से बॉन्ड बन गया, ये इस बॉन्ड बन गया, तो अब बॉन्ड ट्रिपल से डबल रह गया। अब वाटर का वो जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस C पे अटैक करेगा। क्यों करेगा कि ये जो C और Hg+2 का बॉन्ड है Hg+2 पे चला जाएगा, तो इस C का एक बॉन्ड कम हो जाएगा जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज या ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब क्या होगा, चूँकि Hg+2 पे एक बॉन्ड आया तो वो माइनस होता है, तो +2 और -1 +1 रह गया। जबकि ये जो C है जब इसके साथ OH2 जुड़ेगा तो O ने चूँकि लोन पेयर दिया था तो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। एक और वाटर आएगा अपने लोन पेयर से H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर, तो ये OH बन जाएगा, साथ निकल जाएगा H3O+। अब बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसके अंदर होता है टॉटोमरिज्म। अब इसके अंदर टॉटोमरिज्म कैसे होता है कि ये जो O और H का बॉन्ड है ये जाएगा इधर और ये वाला बॉन्ड चला जाएगा इस C पे, यानी ये C और O का हो गया डबल बॉन्ड, जबकि यहाँ पे हो गया ये सिंगल बॉन्ड, और ये जो H बना था प्लस ये इस C जो कि माइनस है उसके साथ जुड़ गया तो ये CH2 हो गया, जबकि Hg+ वैसे का वैसा जुड़ा हुआ। अब देखें क्या होगा, ये Hg अपना बॉन्ड देगा और ये बॉन्ड असल में O पे शिफ्ट होगा, तो Hg पे दोबारा पहले एक प्लस था, बॉन्ड देगा एक और प्लस आ जाएगा, यानी Hg+2 बन जाएगा। अब क्या होगा, देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड और ये C सिंगल बॉन्ड O और माइनस, जबकि वो जो H3O+ बना था ये उससे H+ लेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा और ये वाटर निकल जाएगा। अब देखिए ये इनोल बन गया, इसमें वो सिंपल टॉटोमरिज्म होगा और इसके नतीजे में कीटोन बन जाएगा। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म। बहरहाल हमसे पूछा था प्रोपाइन के बारे में, तो हमने ये प्रोपाइन का ही मैकेनिज़्म पढ़ा है, उसके नतीजे में जो कीटोन बना है वो कौन सा कीटोन है, वो असल में प्रोपेनोन है। तो आंसर बीटा। When benzene reacts with acetyl chloride in the presence of AlCl3, acetophenone is formed. The electrophile in this reaction will be, तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। देखें सबसे पहले क्या है कि ये हमारे पास एक एसिटाइल क्लोराइड है, AlCl3 से रिएक्ट करता है, तो ये AlCl3 Cl को बॉन्ड समेत ले जाता है, तो ये हमारे पास बनता है एक इलेक्ट्रोफाइल, जबकि ये क्या चीज़ है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, जैसे अटैक करता है तो ये एक बेंजीनोनियम आयन बन जाता है। अब वो जो बेस बना था वो इस H पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड वापस आ जाएगा, तो बेंजीन रिंग हमारे पास वापस एज सच आ जाएगा। अब चूंकि उसने कहा एसिटाइल क्लोराइड, इसका मतलब है ये जहाँ जहाँ हमने R लिखा है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ CH3 होगा। तो अगर हम CH3 यहाँ लगाते जाएँ तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ अल्फ़ा। जबकि अगर इस सवाल में पूछा जाता कि बेंजीन जब ये रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट जो बनता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उसे कहते हैं एसेटोफिनोन। तो बहरहाल अब आंसर अल्फ़ा। प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए जो प्रोपाइन है इसमें ये जो C है जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है इसके साथ एक H है, ये एसिडिक H होता है। अभी पढ़ा था चाहे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हो चाहे अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट हो, ये दोनों देते हैं।
सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, जबकि अगर क्यूपरस क्लोराइड होता तो फिर जो प्रेसिपिटेट बनते उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो ये कलर देने का मतलब ये है कि ये एसिडिक अल्काइन है। जबकि प्रोपीन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोपाइन है और ये प्रोपीन है। तो आंसर डेल्टा। द मार्कोनिकव्स रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन, देखिए मार्कोनिकव्स रूल के लिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना लाजमी है। जैसे देखें सबसे पहले है 2 ब्यूटीन। अब अनसिमेट्रिकल का यहाँ जो मतलब है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि जो CC डबल बॉन्ड है इसके देखें लेफ्ट में भी एक एच है, राइट में भी एक एच है, तो इसके ऊपर मार्कोनिकव्स रूल अप्लाई नहीं होगा। बीटा की स्ट्रक्चर देखें, इसमें आपके सामने लेफ्ट पे भी कोई एच नहीं है, राइट पे भी कोई एच नहीं है, इस पे भी अप्लाई नहीं होगा। चार्ली पे 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, इसमें देखें लेफ्ट वाले जो C है उसके साथ एक एच है, जबकि राइट वाले पे कोई एच नहीं है, इसके मतलब इस पे अप्लाई होगा। जबकि डेल्टा में देखें आपके पास लेफ्ट वाले C पे भी कोई एच नहीं है और राइट वाले C पे भी कोई एच नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों कि मार्कोनिकव्स रूल असल में ये होता है कि जब एक ऐसा अल्कीन जिसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं, मतलब उसमें एक कार्बन के साथ एच कम हो और एक के साथ ज़्यादा हो, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का वो उस C के साथ लगेगा जिसके साथ एच कम होंगे। तो फिर आंसर चार्ली। Which one of the following acts as electrophile in the electrophilic substitution of benzene with bromine? देखिए जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है तो फिर Br2 के साथ साथ FeBr3 एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वो Br का बॉन्ड Br समेत लेके जाता है, तो लेफ्ट वाले Br पे प्लस आएगा और साथ बन जाएगा FeBr4 माइनस। अब क्या होगा, जो Br2 था वो वीक इलेक्ट्रोफाइल था, FeBr3 कैटलिस्ट था, Br प्लस क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और FeBr4 माइनस क्या है बेस है। सेम रिएक्शन क्लोरीन के केस में होगा। अब हमारे पास जो रिएक्शन था वो ब्रोमीन के बारे में पूछा हुआ था। अगर ब्रोमीन में पूछा हुआ है और पूछा हुआ इलेक्ट्रोफाइल, तो फिर ब्रोमीन का क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा, Br प्लस होगा, तो आंसर अल्फा। जबकि हमसे इसमें कुछ और भी पूछा जा सकता था, मसलन अगर FeCl3 वाला और Cl2 का कहा होता और हमसे बेस पूछा होता तो FeCl4 माइनस होता, जबकि Fe+3 और Fe+2 का इसमें कोई इस तरह का नाम नहीं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपेनोइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद बेंजीन इज। अब प्रोपेनोइल क्लोराइड की ये स्ट्रक्चर है, जब इसको AlCl3 से ट्रीट करेंगे तो चूंकि AlCl3 लिविस एसिड भी है तो यहाँ से Cl को इसके बॉन्ड समेत ले जाएगा, तो लिहाजा इस C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। जबकि AlCl4 माइनस बन जाएगा तो ये एक बेस के तौर पे बिहेव करेगा। अब देखें चूंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये आसानी से खींच सकता है। जब ये खींचेगा तो इस तरह बेंजीनोनियम आयन बन जाएगा। अब इसमें चूंकि ये H एसिडिक है और ये बेस था, बेस इस पर अटैक करेगा और ये अपना बॉन्ड इसको दे देगा, बेंजीन रिंग दोबारा बहाल हो जाएगा और साथ C डबल बॉन्ड O और CH2CH3 इथाइल ग्रुप आ जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोसेस जो है ये एसाइलेशन है। अब हमसे सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट पूछा है, तो इंटरमीडिएट तो ये है, ऐसी स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे नज़र आ रही है, डेल्टा पे, तो आंसर डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर 3,5 जिन्हें मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं व्हेन सेकेंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1 पे दिया हुआ है अमाइनो ग्रुप। अब देखिए अमाइनो में जो N है जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसके ऊपर लोन पेयर है और जब ये इस तरह इलेक्ट्रॉन देता है तो बेंजीन रिंग की आर्थो और पैरा पोजीशन पर माइनस चार्ज आ जाता है, यानी वो बेंजीन को अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देता है। तब चाहे इलेक्ट्रोफाइल वीक भी होगा रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, यानी ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। दूसरा चूंकि माइनस चार्ज आर्थो और पैरा पे है तो नया आने वाला ग्रुप कहाँ लगेगा, आर्थो और पैरा पे। अब देखिए हमसे चूंकि मेटा डायरेक्टिंग का पूछा हुआ है, इसका मतलब 1 तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जिस ऑप्शन में भी 1 है वो गलत हो गया, यानी वो आंसर हो ही नहीं सकता। अब 2 पे क्या दिया हुआ है,
2 पे CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। अब चूंकि ये जो C है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है वो आगे मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसमें जो O है वो C से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बॉन्ड खींचेगा, इस C का एक बॉन्ड कम होगा, चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी आर्थो पे, फिर इसी तरह फिर पैरा पे और फिर आर्थो पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब जो बेंजीन है इस रिंग को इस CHO ने क्या किया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाने की बजाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना दिया, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना दिया तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल का तो अटैक पॉसिबल है ही नहीं, लिहाजा इसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। अब नया आने वाला ग्रुप अगर लगेगा भी तो मुश्किल से कहाँ लगेगा, मेटा पे, इसका मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब जिसमें 2 नहीं है वो गलत, तो अब अल्फ़ा चार्ली रह गए तो उनमें दोनों में 2 मौजूद है। तीसरा हमारे पास है COOH, बिल्कुल उसी तरह से होगा, बस पहले एल्डिहाइड में यहाँ H था, इसमें OH है, बाकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्या होंगी, सेम होगी, यानी ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी जिसमें 3 नहीं है वो भी गलत। तो अब आप देखें अल्फ़ा चार्ली दोनों में फिर 3 मौजूद है। जबकि चौथी जो ऑप्शन है वो टॉलवीन है, यानी कि बेंजीन पे जब मिथाइल लग जाए, तो हमने अभी बार बार डिस्कस किया है कि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इससे क्या होगा, आर्थो पे और पैरा पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक आर्थो और पैरा पे होगा और आसान होगा, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो फिर इसका मतलब ये नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि जिसमें 4 दिया हुआ है वो गलत है, तो फिर अल्फ़ा में दिया हुआ था 4, वो गलत हो गया, तो आंसर 4। द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लाइट। लाइट का क्या फंक्शन है, देखें फ़र्ज़ किया सबसे पहले लाइट के ज़रिए हमने क्लोरीन इस्तेमाल किया। अब इसमें क्या होगा, होमोलिटिक फिशन होगी, एक इलेक्ट्रॉन दाएं एक बाएं, तो इससे फ्री रेडिकल बन जाएंगे। जबकि अभी अभी हमने प्रोपेगेशन में पढ़ा था कि मसलन क्या होगा, अगर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है यानी अल्केन है वो फ्री रेडिकल नहीं है, तो हैलोजन क्या होगा, फ्री रेडिकल। फिर हमने कहा था बॉन्ड जो टूटेगा वो कार्बन का हाइड्रोजन से टूटेगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो अगर HCl बनेगा तो वो बाहर होगा, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ जब भी बॉन्ड बनेगा तो वो C और Cl का होगा। तो ये प्रोपेगेशन है। टर्मिनेशन में क्या होता है, कोई से 2 फ्री रेडिकल जुड़ते हैं और आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता है जो फ्री रेडिकल नहीं होता। अब जो सवाल था उसमें सिर्फ ये पूछा हुआ था लाइट का फंक्शन क्या है, तो लाइट का असल में फंक्शन सिर्फ इनिशिएशन में होता है, यानी मॉलिक्यूल को तोड़ के क्या बनाना, फ्री रेडिकल्स। तो आंसर डेल्टा। विच इज़ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, सबसे पहले है टॉलवीन। अब इसके अंदर सारे के सारे जो एटम हमें नज़र आते हैं वो या तो कार्बन नज़र आते हैं या फिर क्या नज़र आते हैं, हाइड्रोजन। इसका मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और बेंजीन रिंग हो तो एरोमेटिक भी होता है, तो ये सही हो गया। बीटा पे बेंजोइक एसिड। अब इसमें देखिए ये जो O आ गए हैं तो ये अब हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये उनका ऑक्सीजन डेरिवेटिव है, तो ये गलत हो गया। चार्ली पे फिनोल, इसमें भी देखें O आ गया, तो ये अब हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें तो ऑक्सीजन भी आ गया। जबकि डेल्टा पे NLE, इसमें क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो आंसर अल्फा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये चारों के चारों एरोमेटिक भी हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं, लिहाजा हमें समझ लेना चाहिए कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं होता, लेकिन हर हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। द कैटलिस्ट एंड मैकेनिज्म बाय विच इथीन पॉलीमराइजेज इज। अभी हमने पढ़ा था कि कैटलिस्ट होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल, जबकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन या फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होता है, तो आंसर डेल्टा। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय ट्रीटमेंट ऑफ 2-methyl-2-butene विद HCl इज। अब देखिए ये हमारे पास है 2-methyl-2-butene। अब गौर से देखें, अगर हम ये CC डबल बॉन्ड को अलग अलग करें तो लेफ्ट वाले C के साथ कोई H नहीं है, जबकि राइट वाले के साथ एक H है। इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब HCl हम ऐड कर रहे हैं,
अब इसमें अगर इस बॉन्ड को तोड़ें तो लेफ्ट पे और एटम है, राइट पे और है, तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन में डालते हैं तो उसका नेगेटिव पार्ट उस C के साथ लगता है जिसके साथ H कम हो। तो अगर हम इस लेफ़्ट वाले C के साथ H लगा दें तो इस तरह का प्रोडक्ट है ये जो हमने पहला बनाया। जबकि अगर उल्टा कर दें तो ये दूसरा प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है पहला प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा नहीं बनेगा। अब पहले प्रोडक्ट का नाम कहाँ पे दिया हुआ है? बीटा पे। कैसे है? देखिए नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 और ये 4। तो देखिए 2 पे क्लोरो आ गया, फिर 2 पे मिथाइल भी है, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन है। तो आंसर बीटा। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 फॉलोज द मैकेनिज्म। अब FeBr3 और ब्रोमीन का रिएक्शन है, बार बार अभी पढ़ के हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे है? देखिए सबसे पहले Br का जो बॉन्ड है उनमें से एक Br को बॉन्ड समेत FeBr3 ले जाएगा, जिससे Br+ और FeBr4-। अब ये Br+ चूँकि इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन इस पर अटैक करेगा और अब ये बेंजीनोनियमाइन बन गया। ये जो FeBr4- बना था ये एक अच्छा बेस है, H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर, ये दोबारा बेंजीन रिंग, और ये क्या है? Br। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, गौर से देखें कि ये जो Br+ आया था इसके साथ अटैच हुआ था वो भी प्लस है, यानी इलेक्ट्रोफाइल है, और उसी कार्बन से जो चीज़ उतरी है वो H बॉन्ड दे के जा रही है, यानी वो भी H+ है, यानी ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आंसर बीटा। ब्रोमीन प्लस CCl4 इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। याद रखें जो ब्रोमीन CCl4 टेस्ट होता है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एक सैचुरेटेड कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए जैसे अल्फ़ा पे फार्मूला है C2H6, ये अल्केन का फार्मूला CnH2n+2 और C6H6 बेंजीन का है। अब बेंजीन में ब्रोमीन बग़ैर सनलाइट के ऐड नहीं होता, इसका मतलब ना इसमें होगा ना इसमें, तो ये दोनों एक दूसरे से इस टेस्ट के ज़रिए डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते। बीटा में क्या है? बेंजीन, हमने कहा ये भी ये टेस्ट नहीं देता, जबकि C3H8 ये अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2, तो फिर इनको भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जबकि चार्ली में C2H4 ये अल्कीन का फार्मूला है और C2H2 ये अल्काइन का फार्मूला है, ये तो दोनों टेस्ट दे देंगे, हमें क्या पता चलेगा कौन सा अल्कीन है कौन सा अल्काइन, तो इनको भी डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। C2H4 ये इथीन या अल्कीन का है, जबकि C2H6 किसका है? अल्केन का है, तो एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड, तो इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब डिस्टिंग्विश करेंगे कैसे? कि मसलन इथीन में जब आप ये ब्रोमीन NCCl4 ऐड करेंगे तो विसनल डाई ब्रोमाइड बनेगा और जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जबकि जब आप इसको इथेन में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा और ब्रोमीन का ब्राउन कलर वैसे का वैसा रहेगा, तो फिर आंसर डेल्टा। द रिएक्शन, अब ये रिएक्शन है, देखिए ये जनरल फार्मूला किसका है? अल्कीन का। ये जनरल फार्मूला किसका है? अल्केन का। यानी आपने अल्कीन की हाइड्रोजीनेशन की है और क्या बन गया? अल्केन। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम सबाशीर सैंड्रन्स रिएक्शन कहते हैं। आंसर चार्ली। लेकिन ये वर्ड रिएक्शन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? हम अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं और उसके रिएक्शन से हम सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं। जबकि देखें क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? हम जो कीटोन होता है उससे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और उसकी जगह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। मतलब क्या है कि अल्केनोन से अल्केन बन जाता है या कीटोन से अल्केन बन जाता है। जबकि अगर हम कोल्ब्स रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन बनाए जा सकते हैं। तो बहरहाल आंसर चार्ली। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड, अब AlCl3 तो कैटलिस्ट होगा, अब अल्काइल ग्रुप डालना है तो क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। तो जैसा कि ये एग्जाम्पल दे दिया है, तो आंसर चार्ली। अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि अगर हम कहते द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग
टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड, तो फिर आंसर बीटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आइसोलेटेड रिंग्स, किस में आइसोलेटेड रिंग्स होते हैं? देखिए अल्फा पे है बायफिनाइल। याद रखें अगर किसी भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग एक ही कार्बन से दूसरे से जुड़े हों तो वो आइसोलेटेड रिंग्स वाला कंपाउंड होगा, जैसा कि बायफिनाइल आइसोलेटेड रिंग्स वाला कंपाउंड है। बीटा पे है फिनेंथ्रीन। इसमें आप देखें ये जो बेंजीन है ये दो पोजीशन पे और वो एडजेसेंट यानी आर्थो पोजीशन पे एक दूसरे से जुड़े हैं। अब ये दो रिंग्स भी आर्थो पोजीशन पे एक दूसरे से जुड़े हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? फ्यूज्ड रिंग्स। एंथ्रासीन, यहाँ फिर देखें ये भी आर्थो पोजीशंस पे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये भी, तो ये फ्यूज्ड रिंग्स है। नेफ्थलीन, इसमें भी ये देखें ये आर्थो पोजीशन पे एक दूसरे से जुड़े हैं तो ये भी क्या हुआ? फ्यूज्ड रिंग्स। तो फिर आइसोलेटेड रिंग्स वाला कौन सा हुआ? अल्फा बायफिनाइल। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाज़ औक़ात हमसे कोई इस तरह का कंपाउंड देखे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो अब आप देखें इस और इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, यानी यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, जबकि इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, एंड सो ऑन, ये हाइड्रोजन है। अब आप देखें 6 कार्बन उस रिंग में, 6 उसमें, तो ये बन गया C12। H कितने? 5 इधर है, 5 उधर हैं, तो H10 है, ये इसका फार्मूला। इसी तरह फ़र्ज़ किया एंथ्रासीन का हम निकालते हैं, तो अब देखिए ये जो कोने हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ सिर्फ कार्बन है, जबकि एक H इधर है, एक इधर, इधर, एंड सो ऑन। बाकी जितने भी आपको कार्बन नज़र आ रहे हैं उनके साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो C टोटल कितने हो गए? देखिए ये 6 तो हो गया ये दरमियान वाले के बेसिकली, जबकि 4 इसके 4 इसके, तो K हो गया 14, तो C आपके पास हो गया 14। H कितने हो गए? 4 और 4 8 और 2 10, C4H10। द ग्रुप विच एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। देखिए अभी अभी हमने एक बात बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की है। याद रखें कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका एटम बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो और वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो, वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। जैसा कि यहाँ फिर ये कार्बन है, इस ग्रुप का जो कार्बन से जुड़ा है वो आगे मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है। इसी तरह आप देखें ये SO3H में ये सल्फ़र किससे जुड़ा है? रिंग के कार्बन से, और वो आगे मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो फिर इसका मतलब है एक ही बचता है NH2 जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और आर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, जिससे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक आसान हो जाएगा। तो ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। आंसर 4। कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो। ये रिएक्शन दिया 1B या 2B, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी सही है? देखिए अल्फा में कहता है रिएजेंट फॉर 1 इज KOH एन अल्कोहल। आपके सामने अल्फा 1 में Br की जगह क्या आ रहा है? OH। इसका मतलब क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो अल्कोहल की प्रेजेंस में तो नहीं होता, वो तो एक्वस मीडियम में होता है, तो ये गलत हो गया। बीटा रिएजेंट फॉर 2 इज KOH इन एक्वस मीडियम। अब 2 में क्या हो रहा है? 2 में ये अल्फा कार्बन है, इससे Br जा रहा है, और ये कौन सा कार्बन है? बीटा, इससे H जा रहा है, और यहाँ CC डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये अल्कोहलिक मीडियम में, तो ये भी गलत हो गया। चार्ली पे रिएक्शन 2 इज एलिमिनेशन, अभी हमने कहा वाकई एलिमिनेशन है, तो ये बात क्या है? सही है। डेल्टा पे रिएक्शन 1 इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं, जब Br जाएगा तो माइनस जाएगा, OH भी माइनस ही आएगा, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सही बात कौन सी हुई? चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट रेजोनेंस। देखिए पहले में कहता है इट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। रेजोनेंस से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में इजाफा होता है। जैसा कि देखिए बेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, हम कहते हैं जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये सही हो गया। बीटा पे कहते हैं इट लीड्स टू सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब आप देखें रेजोनेंस से इसके अंदर भी ये 3 नए बॉन्ड बने, इसके अंदर भी उसी तरह ये 3 नए बॉन्ड बने, इधर भी देखें ये 3 नए बॉन्ड एंड सो ऑन, तो ये बात बिल्कुल सही है।
चार्ली इट इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल, बिल्कुल गलत। भाई अगर स्टेबिलिटी बढ़ाएगी तो रिएक्टिविटी तो क्या करेगी, कम, तो फिर आंसर चार्ली। डेल्टा इट डिक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल, भाई स्टेबिलिटी बढ़ाने का मतलब रिएक्टिविटी कम ही करना है, तो ये तो सही हो गया। अब आपने याद रखना है कि जब भी किसी MCQ के अंदर दो ऐसी ऑप्शन आ जाए जो बिल्कुल उलट हों, तो 99% क्वेश्चंस में उन्हीं में से आंसर होता है। जैसा कि देखें चार्ली पे रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कहा हुआ है और डेल्टा पे रिएक्टिविटी डिक्रीज़, तो 99% सवालों में इन्हीं दो में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, जैसा कि यहाँ वाकई था। आइडेंटिफाई वाई इन द सीक्वेंस। अब देखिए सबसे पहले आपके पास है इथीन, आप उसमें HBr डाल रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब ये अल्काइल हैलाइड कौन है, X। अब आप उसका रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH से, तो ये क्या देता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये क्या होगा, अल्कीन, तो वाई क्या है, अल्कीन, और फार्मूला C2H4, आंसर डेल्टा। अ हाइड्रोकार्बन विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए एक हाइड्रोकार्बन है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, जबकि डीकलराइजेज एक्वस ब्रोमीन। अगर एक्वस ब्रोमीन को डीकलराइज करता है तो इसका मतलब वो है भी अनसैचुरेटेड, यानी या उसमें CC डबल बॉन्ड होगा या CC ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कहता है व्हाट कुड बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। देखें अल्फ़ा पे हमारे पास है C7H16। अब ये क्या है, ये अल्कीन का फार्मूला है, यानी CnH2n+2। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। बीटा पे क्या है, C2H2, ये किसका फार्मूला है, ये अल्काइन का फार्मूला, ये हो सकता है। लेकिन आप देखें इथाइन है, ये इथाइन क्या होता है, वो तो गैस होता है, इसका मतलब अब नहीं हो सकता। अगली बात क्या है, चार्ली C9H18, तो ये किसके, अल्कीन का फार्मूला, ये हो सकता है। जबकि डेल्टा C2H4, ये क्या है, ये अल्कीन का फार्मूला है और है भी इथीन, जबकि इथीन तो गैस होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर पक्की बात है आंसर क्या होगा, चार्ली। लेकिन इसमें बहुत सारी हमारे पास इम्पॉर्टेंट बातें हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि अल्केन्स में 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक गैसेस होते हैं, 5 से 17 तक लिक्विड्स होते हैं और 18 और ऑनवर्ड सॉलिड होता है। जबकि अल्कीन में 2 से 4 कार्बन तक गैसेस, 5 से 15 तक लिक्विड, जबकि 16 से ऑनवर्ड क्या होते हैं, सॉलिड्स। और अल्काइन में 2 से 4 कार्बन तक जो हाइड्रोकार्बन है वो गैसेस, 5 से 12 तक लिक्विड्स, जबकि C13 ऑनवर्ड सॉलिड। अब जैसा कि यहाँ हमें नज़र आ रहा है लिक्विड बोला था और हम कह रहे हैं आंसर कौन सा है, चार्ली है। तो चूंकि 9 कार्बन वाला अल्कीन है तो 9 कार्बन वाला अल्कीन देखें किस में आ रहा है, लिक्विड में, तो आंसर चार्ली। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन नियोपेंटेन। अब देखिए ये नियोपेंटेन है, अगर हम इसमें हाइड्रोजन की तादाद काउंट करें तो कितनी है, 12, तो आंसर चार्ली। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें स्ट्रक्चर आना ज़रूरी नहीं है। ये नियोपेंटेन क्या है, अल्केन है, और अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। इसका मतलब यहाँ पे N हम कितना लिखेंगे, 5। देखिए जब आप यहाँ लिखेंगे C5 तो H होगा 5 2 = 10 और 2 12, तो हमारे पास आंसर आ गया कि कितने हाइड्रोजन होंगे, 12। नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4 एट 100 डिग्री सेल्सियस गिव्स। देखें ये हमारे पास टॉल्यूइन है। जब हम टॉल्यूइन की नाइट्रेशन करते हैं 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो एक मॉलिक्यूल में आर्थो पे नाइट्रो लगता है और एक में पैरा पे। जब आप टेम्परेचर बढ़ा के 60 to 70 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल की दोनों आर्थो पे भी लग जाता है और एक और मॉलिक्यूल की आर्थो और पैरा पे भी नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। और जब आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल की दोनों आर्थो भी और उसी की पैरा पोजीशन पर भी नाइट्रो लग जाता है, जिससे बनता है ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। तो हमसे चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस में पूछा था तो आंसर डेल्टा। When one bromobutane reacts with alcoholic KOH, the major product is। देखिए अल्कोहलिक KOH जब भी यूज़ होता है तो हमें पता है एलिमिनेशन रिएक्शन होगा अगर अल्काइल हैलाइड का है, तो इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोडक्ट बनना है। अब चार्ली तो हो नहीं सकता, डेल्टा भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन हुई है। अब रह गए दो, एक अल्फ़ा और एक बीटा, एक 2 ब्यूटीन है और एक 1 ब्यूटीन है।
इनमें से हमने डिसाइड करना। अब ये हमारे पास है 1 ब्रोमोब्यूटेन। अगर इसमें हैलोजन बॉन्ड लेके चला जाए किसी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा, जो कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, बीटा का H अपना बॉन्ड देगा तो इससे बन जाना चाहिए 1 ब्यूटीन। जबकि एक और पॉसिबिलिटी है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन अगर अपना H बॉन्ड समेत दे दे, यानी हाइड्राइड आइन दे दे, जिसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, तो अब पॉजिटिव इस कार्बन पे आ जाएगा और ये जो H माइनस था वो इस CH2 प्लस के साथ आके CH3 बना देगा। तो पहले ये था प्राइमरी कार्बोकैटाइन, जबकि अब क्या बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन प्राइमरी कार्बोकैटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसके मुताबिक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ फिर एक और मसला है। मसला ये है कि यहाँ सैड-ज़ेफ्स रूल अप्लाई होना है। इस कार्बन पे प्लस है, अब इसके साथ ये भी बीटा है जिसके साथ 2 H है, और ये भी बीटा है जिसके साथ 3 H है। तो अब H वहाँ से जाता है जहाँ H कम होता है, ताकि मोर सब्सिट्यूटेड अल्कीन बने, क्योंकि वो मोर स्टेबल होती है। इसी को सैड-ज़ेफ्स रूल कहते हैं। मसलन देखें, अब इससे एक बनेगा 1 ब्यूटीन, एक 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्डेड C के साथ सिर्फ एक अल्काइल है, जबकि 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 अल्काइल हैं। तो फिर 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन से ज़्यादा स्टेबल है, तो आंसर अल्फा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसर्स। अब अगर हमारे पास ये बेंजीन है, हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो जहाँ जहाँ भी डबल बॉन्ड है वो HH ऐड हो जाएगा बॉन्ड डबल से सिंगल, तो आंसर साइक्लोहेक्सेन यानी अल्फा। हाउ मैनी डिफरेंट डाई सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल व्हेन अ मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड इथेन इज अलाउड टू रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखें, अब हमारे पास ये है इथेन, इसका ब्रोमीन से रिएक्शन करवा देते हैं। अब हमने शर्त लगा दी है डाई सब्सिट्यूटेड बनना चाहिए। चूँकि 2 कार्बन है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये है कि भाई 2 हैलोजन लगने हैं, 2 अलग अलग कार्बन पे एक एक लग जाए। दूसरी है कि एक ही कार्बन के साथ लग जाए, जबकि तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी एक विसिनल डाइहैलाइड बन जाए और एक जेमिनल डाइहैलाइड। तो फिर आंसर डेल्टा। X प्लस HBr गिव्स, ये X एक कंपाउंड है जिसमें HBr ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखिए, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है। 2 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब ये है कि ये X कोई अल्कीन है, मतलब इसके अंदर एक दफ़ा HBr ऐड हुआ है। इसका मतलब देखिए, डेल्टा पे तो अल्काइन है, ये हो नहीं सकता। बीटा अल्कीन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। चार्ली अल्कीन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर अल्फा। लेकिन ये आया कैसे है? देखें, सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पे 3 कार्बन वाला अल्कीन लिखा, HBr डाला। अब मार्कोनिकव्स रूल होगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस C के साथ लगेगा जिसके साथ H कम होंगे। तो इस तरह हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो आंसर अल्फा। बेस्ट ऑफ लक।